हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सब लोगों का सीसैट 2020 के फ्री क्रैश कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेट 12 यानी कि सेट 11 तक ऑलरेडी वीडियोस बना दी जा चुकी हैं और यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पे लिंक में आपको दिख जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस, एब्सोल्युटली 100% फ्री क्रैश कोर्स है। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी। ऑलराइट, अब चलिए, हिंदी और इंग्लिश हमेशा की तरह दोनों ही लैंग्वेजेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा ताकि किसी भी छात्र को समझने में कोई परेशानी ना आए। अब इसी नोट पे और ये आशा रखते हुए कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल देखते हैं। यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपको हमेशा सीसैट और भी कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो सवाल कह रहा है हमसे, चिंटूज क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स। चिंटू की जो घड़ी है वो उसके दिमाग की तरह थोड़ी तेज चलती है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। यानी जो लास्ट घड़ी ने सही टाइम दिखाया था वो दिखाया था सुबह 8 बजे मंडे को। नाउ व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, 2 दिन बाद वेडनेसडे को जब क्लॉक शाम को 6 बजे दिखा रही है, तो उस वक्त करेक्ट टाइम आखिर कितना है। जाहिर सी बात है, ये 6 PM ऑन वेडनेसडे जो दिखा रही है घड़ी, वो गलत टाइम है क्योंकि वो गेन करती जा रही है। हर कितना गेन कर रही है? हर 24 घंटे में 10 मिनट गेन कर रही है। तो हमें ये बताना है, जब घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं वेडनेसडे को, तो उस वक्त सही मायने में टाइम क्या है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया तो यहीं पे पॉज करके देख लें एक बारी, वरना सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। अब चलिए, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये यहाँ पे मैंने लिख दी है आपके लिए। घड़ी जो है, इट गेन्स 10 मिनट्स एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 घंटे में 10 मिनट वो घड़ी आगे हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक गेन हो रहा है। तो हम क्या अप्रोच रखेंगे इसके अंदर भी? हम टोटल गेन निकालेंगे। घड़ी ने ये जो पूरा ड्यूरेशन है, जब उसने लास्ट सही टाइम दिखाया था, कब दिखाया था? सुबह 8 बजे मंडे को, से लेके जो उसने हमें बताना है जब करेक्ट टाइम कितना होगा, जब वो दिखा रही है 6 PM यानी शाम को 6 बजे ऑन वेडनेसडे। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच में टोटल टाइम उसने कितना गेन किया है वो हम निकालेंगे, और उसके बाद जो 6 PM है उसमें से वो टाइम को हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि गेन किया है। अगर उसने लूज किया होता टाइम तो फिर एंड में हम ऐड कर देते। क्लियर है अप्रोच? अब देखिए, टोटल टाइम कितना गेन किया वो निकालेंगे। अब सुबह 8 बजे उसने सही टाइम दिखाया था मंडे को, तो अगले दिन 8 बजे ट्यूसडे को, यानी उसने कितना टोटल टाइम गेन कर लिया होगा अब तक? 10 मिनट। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में, हर 24 घंटे में वो 10 मिनट गेन करती है। सिमिलरली सुबह 8 बजे ट्यूसडे से लेके सुबह 8 बजे वेडनेसडे तक उसने फिर से 10 मिनट्स गेन कर लिया होगा। ये तो सिंपल है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही मिली हुई है। अब लास्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सुबह 8 बजे वेडनेसडे से लेके शाम के 6 बजे वेडनेसडे तक, ये जो 10 घंटे का टाइम है, उसमें वो आखिर कितना गेन करती है। ठीक है, तो ये जो पहला 24 आवर्स का सेट है, उसमें उसने गेन किया 10 मिनट्स। उसके बाद जो 24 आवर्स है उसमें उसने गेन किया 10 मिनट्स। हमें निकालना है कि ये जो 10 घंटे हैं, इसमें आखिर उसने कितना गेन किया। एक बार निकल जाए तो टोटल टाइम गेन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। अब देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। 24 आवर्स में इट गेन्स 10 मिनट्स, राइट। तो अब ये जो 10 घंटे हैं उसमें कितना गेन करेगी? 10 डिवाइडेड बाय 24, ये आपको 1 मिनट का दे देगा, सॉरी 1 घंटे का दे देगा गेन, इनटू जितना हमें चाहिए, इनटू 10, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 12, 5, 6, 5 अगेन, सो 25/6 मिनट्स गेन होगा कितने देर में? 10 आवर्स में। 10 आवर्स कौन से? 8 AM वेडनेसडे से लेके 6 PM वेडनेसडे के बीच में। तो ये आपका हो गया 6 4 24, 4 होल 1/6 मिनट्स। क्लियर है? अब देखिए, पहले जो 24 घंटे थे, मैं फिर से बता दूं, उसके अंदर में तो सीधा 10 मिनट गेन कर लिया उसने। ये हमें क्वेश्चन से ही पता है, इसमें हमें कैलकुलेट नहीं करना। फिर से जो 24 घंटा बीतेगा 8 AM ट्यूसडे से लेके 8 AM वेडनेसडे तक, उसमें भी वो 10 मिनट गेन करेगा। जो वेडनेसडे को सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक का जो टाइम है, यानी 10 घंटे का जो टाइम है, उसमें हमने यहाँ पे निकाला कि 4 होल 1/6 मिनट्स वो टोटल गेन करता है। तो इन टोटल, अगर हम कहें टोटल इस पूरे ड्यूरेशन में जो क्लॉक ने गेन किया है वो कितने मिनट होगा? 10 + 10 + 4 होल 1/6 मिनट्स। ठीक है, इस पूरी की यूनिट जो होगी वो मिनट्स होगी। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। सो दिस कम्स आउट टू बी 24 होल 1/6 मिनट्स। क्लियर है? अब इसको हम
इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 24 मिनट्स 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये है टोटल गेम, यानी कि ये जो पूरे हमारे 58 आवर्स हैं, 24 आवर्स प्लस 24 आवर्स प्लस 10 आवर्स, ये जो टोटल 58 आवर्स हैं, इसके अंदर में जो क्लॉक है चिंटू की, उसने गेन किया 24 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ये 10 सेकेंड्स कैसे आया? अब 1/6 मिनट्स है, तो 1/6 मिनट्स को जब आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे कैसे करोगे? 1 मिनट हो गया आपका 60 सेकेंड्स के बराबर, तो 1/6 मिनट्स हो जाएगा 60 इंटू 1/6 सेकेंड्स के बराबर। यू सिंप्लीफाई दैट, इट विल गिव यू 10 सेकेंड्स। सो दिस इज द टोटल गेम। अब हमें आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब क्लॉक दिखा रही थी 6 PM वेंसडे को, वो मतलब इस टाइम पे वो 6 PM दिखा रही थी, और कितना गेन कर लिया है उसने? 24 मिनट्स 10 सेकेंड्स। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो 6 PM में आप ये टाइम माइनस करेंगे, तो पहले आप 20 मिनट निकालोगे तो करीब आएगा 540, उसके बाद 4 और मिनट कम करने हैं तो 5:36 PM। यानी कि जब वो 6 बजे दिखा रही है शाम को वेंसडे को, तो उस वक्त सही टाइम हो रहा है 5:36 PM। अब देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ABCD, एंड द राइट आंसर इज 5:36 PM। यानी कि मंडे को लास्ट 8 AM पे उसने क्लॉक ने सही टाइम दिखाया था, एंड ऑन वेंसडे जब वो 6 बजे दिखा रही है शाम को, 6 PM दिखा रही है शाम को, उस टाइम पे सही जो टाइम है, द करेक्टेड टाइम इज 5:36 PM। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, इस तरीके के सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, व्हाट इज A in the sequence 132, 129, 124, 117, 106, 93, A। तो हमें यहाँ पे बताना है A दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा, 74, 75, 76 और 77। वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस के सवाल करने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्रैक कर लिया तो 2-4 सेकंड ही लगते हैं इसको सॉल्व करने में। तो फटाफट देखते हैं इस सीक्वेंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू क्या होगी। देखिए सीक्वेंस जो हमें दी हुई है वो यहाँ पे मैंने लिख दी है 132, 129, 124, 117, 106, 93 या नहीं। देखो सीक्वेंस के सवाल बहुत ही टिपिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ने नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इन सवालों पे आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस आपसे यूजुअली जो मैंने देखा है विद इन द फर्स्ट और सेकंड मिनट सॉल्व नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका जो टाइम है ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना अगर सीक्वेंस क्रैक हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वेस्ट मच टाइम इन इट। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, पीपल यूजुअली टेंड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन सीक्वेंस क्वेश्चंस। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब ये जो है यहाँ पे डिफरेंस हम ऑब्जर्व करेंगे नंबर्स के बीच में क्या है। 132 और 129 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। 129 और 124 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5। 124 117 इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 7। 117 और 106 के बीच में डिफरेंस कितना है? 11। 106 और अगला नंबर 93, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 13। नाउ इफ वी सी द डिफरेंस एंड द पैटर्न इन इट, तो ये सिर्फ शुरू में देखने में लगेगा कि ऑड नंबर है, तो 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं, प्लीज बचो उस गलती से। ध्यान से देखो डिफरेंस कितना है, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो पहले 2 नंबर के बीच में डिफरेंस है 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, अब फिर 13 है। तो जाहिर सी बात है अगर ये सिर्फ ऑड नंबर्स का डिफरेंस होता तो 11 नहीं है 9 होता, ऐसा है नहीं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस है, ऑड नंबर्स तो है ही, ऑड के साथ साथ ये प्राइम भी है। तो जो डिफरेंसेस हैं 2 नंबर्स का, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑड प्राइम नंबर्स। ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, यानी कि पहला ऑड प्राइम नंबर 3 है, फिर 5, फिर 7 का डिफरेंस है जो कि एक ऑड प्राइम नंबर है, फिर 11, 9 नहीं 11, उसके बाद 13। तो फिर इस तरीके से इफ वी सी द पैटर्न, 93 और A के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 17 का। ठीक है, तो A कितना होगा आपका? 93 माइनस 17, एंड दिस इज 13 माइनस 7, 6, 8 माइनस 1 इज 76. So answer to this question or the value of A here will be 76. अब फटाफट आंसर मार्क करते हैं। मार्क करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही जवाब मार्क करना। तो हमें दिए गए ऑप्शन से 74, 75, 76 एंड 77, एंड द करेक्ट आंसर इज 76, यानी कि ऑप्शन सी। प्लीज़ याद रखिए सीक्वेंसेस के क्वेश्चन में जो भी ये सीरीज पूछे जाते हैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। अगर फटाफट आपसे क्रैक नहीं हो रहा है विद इन द फर्स्ट मिनट और सेकंड मिनट, देन लीव दैट क्वेश्चन जो आप एंड में पिकअप करें, वरना उसके चक्कर में यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका उनको नुकसान भुगतना पड़ता है।
तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, वो भी आई होप इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल सिंपल है, लैंग्वेज में मत जाओ, लैंग्वेज देख के बहुत लोग घबराते हैं, सोचते हैं सवाल डिफिकल्ट है, बट एक बार ध्यान से प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं डिफिकल्ट लैंग्वेजेस के पीछे, जो आप छोड़ आते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, नाउ बोथ ऑफ देम आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। दोनों में हम एक क्वांटिटी ऐड करते हैं विच इज पॉजिटिव, तो वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0, ये बताया हुआ है, एंड द रिजल्टिंग फ्रैक्शन देन इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन, या फिर हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो हमें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसके बाद हमें बताना है जो नया प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है वो पुराने के कंपैरिजन में ज्यादा है, कम है, या फिर क्या सीन है, ये बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया हो। पॉज करके एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, अगर कुछ भी डाउट है तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ लो, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ पढ़ो। अब चलिए इसको देखते हैं फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लो क्या होता है। अगर याद नहीं है, a बाय बी मान लो कोई फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहलाएगा व्हेन द न्यूमरेटर यानी कि a इज लेस देन b यानी कि डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन में इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं है तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, रिवाइज कर लो, मैं तो कराते हुए चलूंगा ही, बट आप भी एक बारी जब सीसैट आप दे रहे हैं तो अच्छे से तैयार करके देना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक्स कवर करो, यूपीएससी हमेशा बेसिक्स को ही अटैक करता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें बताना है कि एक अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मान लेते हैं c एंड लेट द वैल्यू ऑफ c बी 2। ठीक है, तो अगर 2 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देते हैं तो नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, a प्लस 2 एंड b प्लस 2। तो हमें बताना है कि जो नया फ्रैक्शन हमारे सामने है, ठीक है, दिस इज 2, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ इधर, a प्लस 2 अपॉन b प्लस 2। ये जो नया फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, ये ज़्यादा है, कम है, क्या है। ठीक है, तो ये चेक करने का श्योर शॉर्ट तरीका है, आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो और उसके बाद क्या आता है उस नतीजे तक पहुंच जाओ। तो लेट a बी इक्वल टू 1 एंड b बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो a बाई बी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, परसेंटेज इक्विवेलेंट में कितना हो गया है, 50%। परसेंटेज इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि फटाफट कंपेयर कर लो आप, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होगा हर एक चीज कैलकुलेट करने का। दूसरी चीज, मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बोला था कि 1 से लेके 20 तक जो भी रेसिप्रोकल्स हैं उनका परसेंटेज इक्विवेलेंट आपके टिप्स पे होना ही चाहिए। ठीक है, रेसिप्रोकल्स एज इन मान लो 1/5 कितना होगा परसेंटेज के टर्म्स में, या फिर 1/7 कितना होगा, 1/14 कितना होगा, एंड सो ऑन 1/20 तक आपको इनके परसेंटेज इक्विवेलेंट्स याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। दिस विल, ट्रस्ट मी, सेव योर पेपर। ठीक है, अब a प्लस सी, b प्लस सी, c की वैल्यू कितनी है, हमने 2 लेके चलिए, तो दोनों में आप ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर है, अब 3/5 परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि 60%। ठीक है, तो क्या ये ज्यादा है नया फ्रैक्शन a प्लस बी बाई बी प्लस सी कंपेयर टू a बाई बी, यस बिल्कुल ज्यादा है, ये 60% आ रहा है, ये 50% आ रहा है। तो द न्यू प्रॉपर फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर हियर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब इसको चेक करते हैं दूसरी वैल्यूज के लिए, मान लो a 2 ले लिया आपने और इसको ले लिया 4, तो a बाई बी आपका कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है, यानी कि 50%। फिर से दोनों में आप 2 ऐड कर दो, या फिर c इज इक्वल टू 3 भी आप लेके चलो, इस बारी 3 ऐड कर देते हैं दोनों में, तो 2 प्लस 3 न्यूमरेटर कितना बन जाएगा 5, और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 7। और 1/7 हमें पता है कितना होता है 14.28%, तो 14 टाइम्स 5 तो क्लोज टू 70, राइट। तो ये भी इस केस में भी a प्लस 2, a प्लस 3 है इसमें, तो बेसिकली द न्यू फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द ओल्डर फ्रैक्शन। अब a बाई बी की और वैल्यूज अज्यूम कर लो, लेट इट बी 5 एंड दिस बी 10, और आप हर बार बोलोगे 50% ही निकाल के आ रहा हो, तो 5 और 15 मान लो, या क्या आपका 1/3 33.33%, एंड लेट सी बी 1, तो दोनों में एक एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/16, 1/16 इज 6.66%। ठीक है, 1/6 होता है 16.66%, तो 1/16 की वैल्यू है 6.66% टाइम्स 6 इज समवेयर क्लोज टू 36ish। ठीक है, तो ये भी जो आपका a प्लस सी बाय b प्लस सी की जो वैल्यू है, इट इज ग्रेटर देन a बाय b। तो इन ऑल द 3 केसेस वी हैव सीन
the value of the fraction obtained, the proper fraction obtained by adding a positive quantity both in the numerator and the denominator, उसकी वैल्यू कंपेयर टू द ओल्डर फ्रैक्शन, द ओरिजिनल फ्रैक्शन जिसमें आप ऐड कर रहे हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर। अगर आपका मन है तो आप और भी वैल्यूज के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द राइट आंसर इज दैट द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है, सिंपल है, ध्यान से करना है, ऐसे सवाल हमसे छूटने नहीं चाहिए, ये सिटर क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपने सही नहीं किए तो आपकी कट ऑफ में इशू आ जाएगा, समझ रहे हो। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इनवेरिएबली आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे ऐसे। चलिए अब द क्वेश्चन सेज देयर इज एन 8 डिजिट नंबर 42527446B, यानी कि जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है वो हमें नहीं दिया हुआ है, वही हमें पता लगाना होगा, उसको हम B लेके चल रहे हैं। नाउ एंड दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, वो रिमाइंडर देता है 0, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। हमें बताना है कि अगर ऐसा है, if it is divisible by 3 completely, then there are how many values of B that are possible out of the options 2, 3, 4 and 6। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, एक 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, वो बताया गया है कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 3 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 निकल के आएगा। तो ऐसे नंबर में जो B है, यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है, उसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए 2, 3, 4 and 6। अब चलिए देखते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, हमें जो नंबर दिया हुआ है 8 डिजिट नंबर क्या है 42527446B, और बताया गया है कि जब इसको 3 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 3। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये देख लो, जो भी नंबर दिया हो उसमें जितने भी डिजिट्स हो उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 3 gives a remainder 0, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है sum of the digit, then that number is also divisible by 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी है 3 की। जो भी आपका नंबर दिया हुआ है x, y, z, मान लो 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आप सम निकाल लीजिए, इसका x प्लस वाई प्लस जेड कर लो, जो भी सम निकल के आता है, ये अगर 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, यानी कि इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 निकल के आता है, तो एक्स वाई जी नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल को कैसे करेंगे। अब इसी डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल को यूज करके आप सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है 8 डिजिट, इसमें जितने भी डिजिट्स हैं इसका सम निकाल लो। तो 4 + 2 6 + 5 11 + 2 13 + 7 20 + 4 24 and 6 30। तो अगर आप सम ऑफ द डिजिट्स, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, अगर आप सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो कितना निकल के आ रहा है 30 + b, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता नहीं है। नाउ अब ये दिया हुआ है कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये 30 + b की जो भी वैल्यू होगी वो भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके 3 से डिवाइड होने के लिए b कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, हमें ये निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सवाल। अब बाकी तो सारे नंबर्स फिक्स्ड है, b की ही वैल्यू वेरिएबल है और वही हमें चेक करके बताना है कि कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं b क्या ले सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर b 0 ले ले तो फिर ये कितना हो जाएगा टोटल 30 सम। ठीक है, द सम विल बी 30 विच इज डिविजिबल बाय 3, इट इज ऑफ कोर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 0 कैन बी वन ऑफ द वैल्यूज विच b कैन टेक। 0 वैल्यू b ले सकता है, क्यों? क्योंकि 0 लेने से जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 30 निकल के आता है, जो डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि रिमाइंडर उसमें 0 आता है। ठीक है, तो 0 हो गई हमारी पहली वैल्यू। अब उसके बाद हम लेंगे कौन सी, 1 लोगे तो 31 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 लोगे तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी ले सकता है b, 3 लेने से क्या होगा 30 + 3, यानी कि 33 जो है वो हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट्स जो 3 से डिविजिबल है। 3 × 11 is 33, तो 3 इज द नेक्स्ट वैल्यू जो b ले सकता है। उसके बाद कौन सी लेगा 6, उसके बाद 9। ठीक है, इन सब के लिए आप चेक कर लो, जो भी सम ऑफ द डिजिट आएगा वो डिविजिबल है बाय 3, यानी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 निकल के आता है। ठीक है, पहले केस में कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये वैल्यू लेने पे सम ऑफ द डिजिट्स कितने आएंगे। तो जब 0 आएगा तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना होगा 30, डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। जब 3 लेगा वैल्यू b तो फिर सम ऑफ द डिजिट्स हो जाएगा 33, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। जब 6 लेगा तो 36, 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 3 × 12 36,
और लास्ट केस में 39 ये भी 3 से डिविजिबल है 13 टाइम्स। ठीक है, तो इन 4 वैल्यूज के लिए, सॉरी 1 2 3 4, दीज 4 वैल्यूज ऑफ b यानी 0 3 6 9 ये ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर b अज्यूम करता है तो दिस 8 डिजिट नंबर will be divisible by 3. So in total we have 4 such values. Now let's mark the correct option. So the correct option in this question is option C, 4 values. So we can take 0, 3, 6 and 9 as values such that the 8 digit number which is given to us will leave the remainder 0. ठीक है, तो देखो सिंपल सवाल था। नंबर सिस्टम के सवाल थोड़े से देखने में टेढ़े लगते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक लॉजिकल अप्रोच भी लेके चलोगे, फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक्स पता हो ना भी हो तो भी आप सोल्यूशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल भी सीक्वेंस के ऊपर है। फिर से यूपीएससी में देखा जा रहा है कि अब काफी सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे सवाल देखो छूटने नहीं चाहिए अपने। आप इतनी प्रैक्टिस करो कम से कम कि सीक्वेंस के सवाल आपसे कम से कम ना छूटे। रीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके सही आंसर तक पहुंचने में जो आपको टाइम लगेगा वो 2 सेकंड भी नहीं लगना। तो इतने कम टाइम में अगर कोई सवाल आप सॉल्व कर लेते हो तो जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है वो बाकी क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, जैसे कि रीजनिंग जिसमें लंबी चौड़ी केस स्टडी होती है जिसमें टाइम एक्चुअली लगता है। ठीक है, तो चलो व्हाट इज द क्वेश्चन से, व्हाट इज x इन द गिवन सीक्वेंस फॉर 196 16 144 36 100 64 x। तो हमें बता रहा है x क्या है। ऑप्शंस हैं 48 64 125 और 256। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पैटर्न है, मजा आएगा करने में। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ मैंने लिख दी है जो सवाल में दी हुई है, 496 60 144 36 100 64। अब देखो सीक्वेंस के सवाल में जो खूबी होती है ये टाइम बचाने के लिए सवाल होते हैं। टाइम ज़्यादा खर्च अगर हो रहा है तो रुक जाओ, वो सवाल बेसिकली आपको गलत फंस गया। ठीक है, अब देखो देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो देखते हैं 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। क्लियर है यहाँ तक। अब बाकी के स्क्वायर्स देखते हैं, ये कितना है, 14 का स्क्वायर है। 144 किसका है, 12 का स्क्वायर है। 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। तो ये पैटर्न जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लियर कट है। जो ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं जैसे 4 के बाद जो 16 है तो 2 का स्क्वायर फिर +2 4 का स्क्वायर, फिर अगला इवन नंबर 6 का स्क्वायर, फिर अगला 8 का स्क्वायर, और जो ऊपर चल रहा है वो डिक्रीजिंग में चल रहा है, ये इंक्रीजिंग में हो रहा है। ठीक है, ये उल्टा चला रहे हैं। 14 के स्क्वायर के बाद फिर 2 कम करके 12 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर अगला क्या आएगा, 8 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिंपल 8 का स्क्वायर यानी कि 64। क्लियर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज चल रही थी। ठीक है, 4 16 36 64, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी हमारे इवन नंबर्स हैं उनका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो ऑल्टरनेटिव नंबर्स हैं यानी कि 196 144 100, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं। 196 इज 14 स्क्वायर, 144 इज 12 स्क्वायर, 100 इज 10 स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है अगला जो आएगा वो होगा 8 का स्क्वायर। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 64। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पूरा सवाल सॉल्व किया और ऑप्शन नहीं मार्क किया सही तो फिर पूरी कहानी करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन बी 64। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट टू अस, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पे जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।